अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत सारे जराइम होते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि एफआईआर कैसे होती है। पुलिस स्टेशंस में अगर जाया जाता है तो कैसे दरख्वास्त दी जाती है। आज हम प्रोग्राम में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लोगों को अवेयरनेस भी देंगे कि एफआईआर क्या होती है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि एफआईआर का अंदराज कैसे करवाया जाता है, उसको दर्ज कैसे करवाया जाता है एक पुलिस स्टेशन में। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर क्या होती है। ये तो बात की बात है, पहले इस बात का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होगा कि लोगों को इसके बारे में किस कदर आगाही हासिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा मुआशरा जिस तरह बहुत सारी दूसरी मालूमात से नाआशना होता है, बिल्कुल इसी तरह अपने कानूनी हकूक़ से भी नाआशना है। इस नाआशना ना होने की वजह से मुतासरा शख्स को क्या क्या नुकसान होता है, इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि हमारे जो कानून के रखवाले हैं, पुलिस जिनको कहा जाता है, क्या उनको कौन से ऐसे सुनहरी मौके फ़राहम किए जाते हैं जिनकी तलाश में वो दिन रात मारे मारे फिरते रहते हैं और इसके मतलाशी होते हैं। और ये देखा जाता है कि पुलिस वालों को कितना फ़ायदा होगा, पुलिस वाले ये देखते हैं कि उनको कितना अपना फ़ायदा होगा किसी केस में, और साथ ही साथ फिर जब गाली जाती है तो वो आखिरकार इस निज़ाम को और कानून को जाती है आवाम की तरफ से। और इसके बिल्कुल बरक्स अगर कानून और निज़ाम को देखा जाए तो बिल्कुल भी ऐसा ही कानून और निज़ाम किसी दूसरे माशरे में लोगों की ज़िंदगियों को पुरअमन और खुशहाल बना रहा होता है। लिहाजा हमें माशरती तौर पर अपने हकूक़ व फ़राइज़ से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर जो किसी भी जुर्म की पहली मालूमाती इतलाई रिपोर्ट को कहते हैं, जिसे दर्ज करवाना हर फ़र्द का कानूनी हक होता है। जो किसी जुर्म का शिकार हुआ हो शख्स और मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर कानूनी तौर पर एफआईआर दर्ज करने का पाबंद भी होता है, और अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता तो इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और अगर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ठीक ना लगे साइलिन को, तो फिर ऐसे में वो अदालत भी जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं तो भी उनके खिलाफ हम अदालत जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मुताशरा शख्स अदालत जाता है तो इसको हम अदालती निज़ाम में अगर देखा जाए तो अदालती निज़ाम में इस्तदा करने को कहते हैं, और इन्वेस्टिगेशन का अमल दोबारा भी हम करवा सकते हैं इसी के थ्रू। अगर किसी साइल को लगे कि इन्वेस्टिगेशन का अमल ठीक नहीं हो रहा तो वो अदालत जाता है और फिर अदालत से ही वो एक परमिशन लेता है, और परमिशन लेने के बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है, और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको भी तब्दील करवाया जा सकता है, जिसे कानूनी ज़ुबान में इस्तगासा भी कहते हैं। और आमतौर पर एफआईआर के अंदराज के बाद पुलिस जो होती है वो मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं करती। अगर इसे थाने ले जाने की बजाय निजी टॉर्चर सेल में मुंतकिल कर देती है। ऐसी सूरत में मुतासरा शख्स के लवाहिकीन कोर्ट में इसकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर कर सकते हैं। पुलिस किसी भी गिरफ्तार शुदा शख्स को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की मजाज होती है, और इसकी वजह गिरफ्तारी भी बताना पुलिस के ज़िम्मे में होता है, और इसके बाद मजिस्ट्रेट चाहे तो हकाइक को देखकर इसको रिहा भी कर सकता है और सज़ा भी सुना सकता है, या मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह सकता है, और जिस्मानी रिमांड पर भी भेज दिया जाता है मुलजिम को, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का होता है। अगर अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन अमल की, तो इन्वेस्टिगेशन अमल में भी पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है, और यहाँ पर बात करना ये बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पर जिस्मानी रिमांड से ये मतलब लिया जाता है कि पुलिस जिस तरह से चाहे मार पीट कर इसके एतराफ़ जुर्म करवा लेती है। मुजरिम से जो मुलजिम होता है उससे एतराफ़ जुर्म करवा लिया जाता है, और जिस्मानी रिमांड का मतलब ये है कि अदालत मुलजिम को जिस्मानी तौर पर पुलिस के हवाले करती है। बाज़ जराइम में तो पुलिस को किसी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले मजिस्ट्रेट से इसकी इजाज़त हासिल करना होती है, जिसके बगैर पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती, और हर गिरफ्तार होने वाले शख्स को हक हासिल है कि इसे गिरफ्तारी की वजह बताई जाए और इसे अपने दिफा में अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती
लोगों की अपने हकूक से नावाकिफियत की बिना पर हमारा मुल्क पुलिस स्टेट बन चुका है। यहाँ पुलिस वाले से ये सवाल करना भी एक जुर्म के ज़मरे में आता है। किसी भी पुलिस वाले से हम अगर कोई सवाल करते हैं तो एक जुर्म के ज़मरे में आ जाता है और कहा जाता है कि हम तो कानून के रखवाले हैं, हमसे सवाल ना किया जाए। किसी भी जुर्म की किसी एक ही फर्द की मुद्दत में एक से ज़ायद एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन इस एफआईआर में नए हक़ाइक़ दर्ज करवाए जा सकते हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी कहा जाता है। लेकिन एक ही जुर्म के दोहरी एफआईआर करवाने का कोई जवाज़ नहीं होता, कोई कानूनी जवाज़ यहाँ पर नहीं होता। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मुहफ़्फ़फ़ है, जिसे उर्दू में इब्तिदाई रिपोर्ट भी, इब्तिदाई इतलाई रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। और कानून के मुताबिक कोई भी जुर्म करने की सूरत में अगर कोई भी जुर्म होता है तो उस मुजरिम को पकड़ने के लिए एफआईआर का दर्ज करवाया जाता है साइलिन की जानिब से, मुद्दई की जानिब से। और पुलिस को अगर कोई वाक़या होता है तो पुलिस को फ़ौरी तौर पर इत्तला दी जाती है, और अगर इत्तला ना दी जाए और जितनी ताख़ीर हो जाए इसमें तो इसका फ़ायदा मुलज़िम को ही जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एफआईआर कैसे दर्ज करवाएं। आप किसी भी मसले पर पुलिस से रजू करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि पुलिस पर शिकायत जो भी करवाई जाती है इन पर एक्शन नहीं लिया जाता, बहुत कम एक्शन लिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे, ये सिर्फ इन मालूमात की रिपोर्ट लिखते हैं जो पुलिस के अहलकार होते हैं, जो कानून ने इसके दायरे इख्तियार में दिए हुए हों। ऐसी मालूमात को काबिले दस्त अंदाजी पुलिस कहते हैं। चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा, रेप, ख़वातीन को हरासा करना और इस तरह की बहुत सी नोयत के जो संगीन नताइज की धमकियां भी होती हैं और काबिले दस्त अंदाजी पुलिस हैं। ऐसे बहुत से जो जराइम हैं इनकी कार्रवाई हो सकती है, इनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, और इनके अलावा दीगर भी जराइम की तहकीक व तफ्तीश भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कुछ जराइम ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस बराह रास्त कार्रवाई करने की मजाज नहीं होती, जैसे फ्रॉड, जालीसाजी, आवाम परेशानी से मुतालिक हो और मामूली झूठ वगैरह के मुकदमात इसकी मिसालों में शामिल होता है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी एक बाइक चोरी हो जाती है तो इसकी रिपोर्ट आपने दर्ज करवानी है। ज़ाब्ता फौजदारी की दिफा 154 के तहत आप एसएचओ के नाम पर दरख्वास्त दे देते हैं, और फिर एसएचओ पुलिस स्टेशन, जो कि पुलिस स्टेशन ऑफिसर का मुहफ़्फ़फ़ है एसएचओ, जिसे आम तौर पर थानेदार भी कहा जाता है। पुलिस स्टेशन में पहले दरख्वास्त खुद लिख सकते थे, लेकिन अब सिस्टम को बदल दिया गया है, कंप्यूटराइज कर दिया गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि कंप्यूटराइज का जो अमल है दरख्वास्त देने का, वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस में डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह किया था, जिसके तहत सूबे भर के थानों में एफआईआर का इंदराज डिजिटल तरीके से होना शुरू हो गया। और पंजाब पुलिस में डिजिटल सिस्टम की खसूसियात के मुताबिक सूबे में मौजूद तमाम थाने मुजरिमों के मुतालिक मालूमात का तबादला भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एफआईआर के निज़ाम को भी इस सिस्टम के तहत कंप्यूटराइज कर दिया गया था। और डिजिटल सिस्टम के तहत थानों में साइलिन की दरख्वास्तों को ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वसूल किया जाता है अब, और जिससे मुतल्लिका फ्रंट डेस्क ऑफिसर हाजिर ड्यूटी एएसआई को मार्क कर देता है, और तफ्तीशी अफसर इस बात का पाबंद होता है कि 24 घंटों के अंदर तहकीकात मुकम्मल करे और जवाब जमा कराए। अगर साइल इस तफ्तीश से मुतमईन नहीं है तो फिर दरख्वास्त एसएचओ से होती है, एसपी तक मार्क होती है, पहले एसएचओ को होती है। अगर एसएचओ नहीं उस पर अमल दरामद करता तो फिर एसपी को दरख्वास्त मार्क कर दी जाती है। एफआईआर अंदराज कराने से मुतालिक अगर तफ्तीशी अफसर जिम्मेदारी से काम नहीं लेता तो इसके खिलाफ भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मुकदमा दर्ज होने के बाद साइल को रसाई दी गई है कि वो घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी हासिल कर सकता है। शहरियों ने पुलिस के इस इकदाम को तो काफ़ी खुशाइंद करार दिया है, लेकिन पुलिस हकाम का मानना यह है कि इस जदीद तर्ज अमल से बोगस जो एफआईआर के अंदराज की शरह में भी कमी आई है। लेकिन बोगस जो एफआईआर होती हैं वो झूठी एफआईआर होती हैं, जिनमें कोई जवाब नहीं होता, वो एफआईआर होती हैं जो झूठी एफआईआर करवा दी जाती हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि तफ्तीशी टीम पर बोझ भी कम हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम जब से शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ यहाँ ये बात करते हैं हम कि एफआईआर दर्ज
होने के बाद मुख्तलिफ जराइम की सजाएं क्या होती हैं। कत्ल की बात करें, अगर कोई कत्ल करता है तो पाकिस्तान की दफ़ा 302 कत्ल में शामिल है। 302 के तहत उस पर एफआईआर का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और इसके तहत दो मुख्तलिफ सज़ाएं होती हैं। पहली सज़ा ये कि कसास होता है, यानी कि वो इस्लामी सज़ा होती है जिसके तहत रियासत को ये इख्तियार है कि वो मकतूल की जान के बदले में कातिल की जान ले ले। और इसके साथ साथ उम्र कैद होती है अगर कातिल के सबूत नाकाफ़ी हों या मखसूस हालात के तहत मुजरिम को कसास की बजाय उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है, जो अमूमी तौर पर 14 साल की होती है, लेकिन 25 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और अगर हम जिनसी ज़्यादती के केसेस की बात करें तो इसमें दिफा 367 के तहत जिनसी तशद्दुद के जुर्म को बरकरार किया गया है और इसकी दो तरह की इसकी भी सज़ाएं होती हैं। और अगर कानून की बात करें तो कानून के मुताबिक ज़्यादती का इतराफ़ करने वाले जो ज़्यादती का इतराफ़ कर लेते हैं उन मुजरिमान को मौत या कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। सज़ा की मियाद का तयन केस की नौइयत पर भी होता है कि केस कैसा है, मुजरिम ने क्या किया था, और मुजरिम पर इसके साथ साथ भारी जुर्माना भी आयद किया जाता है। और इज्तिमाई ज़्यादती की सूरत में मुलव्विस तमाम तर अफराद को सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। और अगर डकैती की बात करें तो डकैती में 392 के तहत दिफा 392 के तहत कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा डकैतों को दी जाती है। नाज़रीन, आज के टॉपिक में हम एफआईआर के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम में एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से हम हाजिर होंगे और हमारे साथ इंचार्ज क्राइम सेल इमरान सुहेल साहब मौजूद होंगे। उनसे भी डिटेल से जानेंगे कि एफआईआर दर्ज करवाने का तरीका क्या है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। प्रोग्राम जुर्म कैसे देखिए बुध से हफ्ता दोपहर 4:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एफआईआर के बारे में लोगों को कितनी मालूमात होती है, और अभी हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज क्राइम सेल इमरान सुहेल साहब ने, जो कि काफ़ी सीनियर हैं, फील्ड वर्क करते रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास है। हम इमरान सुहेल को वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर कोई वाक़या हो जाता है, वहाँ 15 पर कॉल नहीं हो सकती, तो पुलिस वहाँ पर कैसे पहुँचेगी? क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? पुलिस को बुलाने का क्या तरीका होगा फिर? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ क्राइम हो रहा हो उसकी रिपोर्ट है, ये पहले तो उसको रोका जाए। किसी भी तरीके से रोकना और उस जुर्म को और किसी को नुकसान पहुंचने से रोकना ये बड़ी मुआशरे की। अगर हम बात करें कि हमें किस तरह से पुलिस को रिपोर्ट करना है, देखिए जिसके साथ जुर्म हो रहा है उसके साथ वो तो खुद, लेकिन अगर पुलिस को इत्तला नहीं है तो फिर शख्स दे सकता है, तो देख रहा है आ सकता है 15 के जरिए। 15 के जरिए इत्तला देना तो आपको पता, हर आदमी को पता है कि कहीं जुर्म हो रहा है तो 15 पे कॉल आती है कि विदिन 15 मिनट्स टू 10 मिनट्स स्पॉट पे पहुंचे। शहरों के अंदर इस तरीका का किस तक कामयाब है, लेकिन अगर हम बात करें अगर रूरल एरियाज की, तो वहां तक तो रिपोर्ट होते होते 2 दिन लग जाते हैं और कई तो रिपोर्ट होता है पुलिस को पा दिया जाता है उस जुर्म को, उसका नामो निशान ही नहीं रहता। अब जाके टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, कैमरा इंटरनेट ज्यादा हो गया है के बाद लोग जो हैं अब अवेयर हो चुके हैं और वो इंटरनेट के क्राइम सामने आ रहे हैं जो पहले पता नहीं शायद जिंदगी में ऐसे क्राइम होते थे जो सामने ही नहीं आते।
लेकिन अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर कोई जुर्म हुआ है, कोई वाकया हो गया है। बिल्कुल, वही वाली बात है, सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया रह गया है कि कहाँ कहाँ जुर्म हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि माशरे है कि जहाँ जुर्म होता है हम्म। आ, मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है, तो इमरान सुहेल की आवाज़ हमें थोड़ा रुक रुक के आ रही है। इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक तो एप्लीकेशन दी जाती है और एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि शिकायत और एफआईआर में क्या फ़र्क है। और थोड़ा हमारे नाजरीन को, देखने वालों को भी ये बता दें कि एक एप्लीकेशन और एफआईआर में क्या फ़र्क होता है जो पुलिस स्टेशन में दी जाती है। है। आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एप्लीकेशन हमेशा से देखें, आपने जब आपके साथ कहीं जुल्म ज्यादती हुई है या आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। और उस एप्लीकेशन पर बड़ा मुनहसर होता है कि किसी ऐसी चीज को ना छोड़ा जाए जो कि उस मुकदमे के अंदर जो है वो लूप होल रह जाए, उसमें कमजोरी रह जाए। और जिस तरह कहते हैं, अगर अनपढ़ शख्स है तो उसे चाहिए कि अपने किसी वकील के थ्रू या किसी पढ़े लिखे शख्स के थ्रू जो है वो एफआईआर के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करे। जब आप एप्लीकेशन अच्छी तरह लॉन्च करेंगे तो फिर पुलिस को भी कार्रवाई करने में एक तो आसानी होती है और उसको मुहर्रिकात जो है वो उस स्पॉट को समझ आ जाते हैं। दो चीजें, दो गलतियां बहुत बड़ी लोग करते हैं। जो जो क्राइम स्पॉट होता है ना, जहाँ पर क्राइम हुआ होता है, अगर हम वहां पर उन चीजों को एज इट इज रहने दें और पुलिस के आने का इंतजार करें, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा चीजें जो है वो वाजह हो जाती है और पुलिस को बात समझने में आसानी हो जाती है। जब देखिए, आप क्राइम स्पॉट जो होता है, क्राइम सीन जो होता है, उसको महफूज करना जब तक पुलिस नहीं आ जाती, हमारी जिम्मेदारी है। आसपास जो सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं उनकी जिम्मेदारी। जो जुर्म करने वाला, उसकी तो कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो उसके सबूत है उन्हें शवाहिद मिटा होते हैं। सके। लेकिन लेकिन जो 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 क्राइम है, क्राइम सीन है, उसको महफूज करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वहां पर आसपास जो लोग हैं उनकी, जब तक पुलिस ना आ जाए। अक्सर क्या होता है कि वहां पर लोग चलते हैं फिरते हैं, चीजों पर हाथ लगाते हैं, और अमूमन जब जहाँ और कत्ल होता है, डकैती होती है, उन इमरान, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं, बल्कि जहाँ भी वाकया होता है वहाँ लोगों का एक हजूम हमें नजर आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो गया, सब देखने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल, आप जाएं, जरूर देखें वहां पर जाकर, लेकिन उस क्राइम सीन से दूर है। हम्म। दूसरी बात, आप हमने बात की और की, हम कहते हैं कि एप्लीकेशन इस तरह की लिखी जाए, जब एफआईआर दर्ज की जाए तो उस चीज का बहुत खास ख्याल रखा जाए कि जो आपने एप्लीकेशन दी है, अगर वो हकीकत पर मबनी है तो उसे एज इट इज उन वकूए को, उस पूरे वकूए को उसके अंदर दर्ज करवाएं। हम्म। ये ना हो कि पुलिस हमेशा हमेशा से ये करती है कि वकूआ कुछ और होता है और आपसे कुछ लिखवाया और जाता है। हम्म। पुलिस हमेशा से आपसे कहती है कि अगर फर्ज करें आपके साथ, मोस्टली ये होता है कि अगर आपके साथ डकैती हो गई है तो पुलिस की कोशिश होती है, क्योंकि जिस इलाके में ज्यादा डकैती होती है तो पुलिस मुतलका सच होता है, वो चाहता है कि उसके इलाके की डकैती रिपोर्ट ना हो। तो वो पहले तो कोशिश करता है कि यार इसको किसी और चीज गुमने की सूरत में डाल दिया जाए या चोरी की शक्ल में डाल दिया जाए। लेकिन जो एक्चुअल डकैती है, उसको लिखने में और उसकी रिपोर्ट करने में, उसकी एफआईआर करने में कभी भी एसएचओ राजी नहीं होता, मुतलका अफसर राजी नहीं होता, क्योंकि उसके इलाके की उसकी जिम्मेदारी है कि उस इलाके में अमन अमान को कायम करे। हम्म। लेकिन फिर भी जब आप कोई एप्लीकेशन देते हैं तो एक एक चीज को बगौर सच्चाई के तौर पर वहां लिखें, ताकि जब एफआईआर कटे और उसके बाद जब इंक्वायरी हो तो ना तो आप झूठे पड़े और ना ही पुलिस को मसला दरपेश हो कि आपने जो एप्लीकेशन में लिखा है उसे साबित करने में आपको मुश्किल पेश है। लोग अमूमन क्या करते हैं कि पुलिस एक स्टोरी आपको क्रिएट करके देती है। पुलिस कहती है जी आप इस तरह से स्टोरी लिख दें और इससे जो है वो मुल्जमान या मुजरिम जो है वो पकड़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। वो कोई ना कोई लूप होल वहां पर यूं छोड़ देते हैं। वो क्योंकि बहुत देखते हैं कि सारे यार सामने वाला हमारी बहुत सारी गरीब जो आदमी है। अगर गांव की, कस्बों की बात करें ना, वहाँ पर लोगों को जाहिर सी बात है वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको लिखना नहीं आता, तो वो पुलिस वाले फिर ये कहते हैं कि हम खुद से ही एप्लीकेशन लिख देते हैं। पुलिस वालों ने, अगर मोस्टली पुलिस वाले जो खैर बात नहीं करता, थोड़ा चेंज आ चुका है पुलिस में। पहले क्या होता था, पहले एप्लीकेशन लिखते नहीं आती, हम्म। इसीलिए डेस्क बनाए गए थे सॉरी,
फ्रंट डेस्क बनाने का मकसद ये था, अगर कोई दरखास्त गुजार आता है थाने में तो उससे फ्रंट डेस्क वाले पूछे कि आपके साथ हुआ क्या है। अगर उसको एप्लीकेशन नहीं लिखी है, डेस्क वाले की ये जिम्मेदारी है कि उसको एप्लीकेशन और उसकी दरखास्त सुनने में और लिखने में भरपूर मदद करे, जो कि कल्चर तरह से लाया गया था 100% उस तरह से नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जो है वो आपकी मदद ही नहीं की जाती। फ्रंट ऐसे ही डेस्क वाले भी मदद नहीं करते हैं ऐसे ही है। कि आपको एप्लीकेशन जी आप एप्लीकेशन लिख के लाए फिर हम उसको टाइप करेंगे। बिल्कुल। हालांकि फ्रंट डेस्क का मतलब ये नहीं, फ्रंट डेस्क का मतलब है कि अनपढ़ शख्स भी आए किसी के साथ जुर्म हुआ है तो उसकी एप्लीकेशन को उसके मुताबिक लिखा जाए। एफआईआर थोड़ी वो कर रहे हैं, हम्म। वो तो एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सामने जो कहता है एडिटर उसे वैसे तो लिख दे। ये तो जिम्मेदारी है आगे से एक मुतलका तफ्तीशी अफसर है, उसने एफआईआर का पूरा मुहर्रकात जो लिखने हैं, जो उसने उसका मजमून लिखना है एसएचओ की इजाजत के बाद तो ही एफआईआर दर्ज होगी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों में क्या आगाही दी पंजाब पुलिस ने कि एफआईआर दर्ज कैसे करवानी है, आपने एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। जब तक पंजाब पुलिस अपना लॉ बनाने के बाद उसको पब्लिसाइज नहीं करता, उसको सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करता, कैंपेन्स उसको चलानी लोगों को चाहिए, मैसेज कैंपेन्स चलानी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्होंने कहाँ जाना है। और फ्रंट डेस्क भी बना दिए गए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में, लेकिन लोगों को बताया नहीं गया कि आपने इनसे फायदा कैसे लेना है। क्योंकि अभी भी जब हम फ्रंट डेस्क पे जाते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप पहले रिटर्न एप्लीकेशन लेके आए, उसके बाद हम उसको कंप्यूटराइज करेंगे। फ्रंट डेस्क वालों की सबसे बड़ी, जब शुरू में फ्रंट डेस्क के लोग आए थे तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आए थे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आए थे कि साल साल का कॉन्ट्रैक्ट। उनको ये डर था कि शायद हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी प्रमोशन होगी या ये प्रोसेस लंबा चलेगा। तब तो प्रॉपर वेल यूनिफॉर्म होते थे, उनका एक यूनिफॉर्म होता था, जिस यूनिफॉर्म में वो बैठते थे लगता था ये लोग पुलिस वालों से अलग है। लेकिन अब क्या लगता है, अब आपको ये लगता ही नहीं है, मतलब ऐसे ही लगता है कि सिविल कपड़ों में कोई वहां पर एक शख्स बैठा हुआ पुलिस वाला और वो आपको कहता है जी ले आओ जी कितने तुम्हारी एप्लीकेशन तो मैं मुझे ना आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ तो जी। प्रोटोकॉल तो खत्म कर दीजिए। सबसे पहली बात है कि आप आम यूनिफॉर्म में, आपने आम कपड़ों में लोगों को बिठा दिया। फ्रंट डेस्क और सिविल कपड़ों में जो पुलिस वाला फिर रहा होता है उसके यूनिफॉर्म में कोई फर्क नहीं रहा। आपको शक्ल से पहले वो मुअज़्ज़ज़ लगते थे, वेल एजुकेटेड लगते थे, अब ऐसे लगता है किसी कांस्टेबल को उठाया और वहां पर बिठा दिया। उसका बैठना, उसका बोलना, उसके जिस वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, और ऐसे सेम एज इट इज ऐसे ही हो चुका है कि वो जैसे पुलिस वाले और वैसे अब वो हो चुके हैं। तो अब तो उनकी बड़ी अच्छी यारी तो होती है, उनको ये भी पता होता है कि ये एप्लीकेशन किसको मार्क करनी है और किसको मार्क नहीं करनी है। ये भी उनके ही हाथ में है कि आपने जो बिल्कुल। एप्लीकेशन दी है और वो मार्क करते हैं। कौन से कोई मुहर्रर चेक को एंड बैलेंस तो है ही। वो बिल्कुल कौन से मुहर्रर को वो आगे फाइल करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान ये बताइएगा, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया, फ्रंट डेस्क बना दिए गए, कंप्यूटराइज सब कुछ कर दिया गया, लोगों को अभी तक कोई फायदा नहीं हो रहा इन ऑनलाइन सिस्टम का भी, वैसे ही पुलिस स्टेशन में लोग खवार हो रहे हैं। देखिए, और किसी सिस्टम को बनाने का मकसद होता है कि वो माजी की रवायात है उनको खत्म करके। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अब तो जो फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन जाती है उसे पता होता है कि मैंने किस बंदे को फॉरवर्ड करनी, किसको नहीं करनी। इसके पास एक लिस्ट है ना पूरे थाने की, बिल्कुल। उसने फलां एएसआई को, सब इंस्पेक्टर को वो फॉरवर्ड कर दी। अब आगे से वो एएसआई, वो सब इंस्पेक्टर, वो तफ्तीशी कैसा है, ये फ्रंट डेस्क वाले को इतने अरसे में तो बहुत अच्छी तरह पता लग गया होगा कि हाँ यार ये फलां अगर मैं एएसआई को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तफ्तीशी लगा रहा हूँ, तो ये चीज लगा रहा हूँ तो ये वाकई क्या इतना कॉम्पिटेंट है। अगर फर्ज करें कोई टेक्निकल क्राइम है तो वो आगे से किसी ऐसे एएसआई को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है जो इतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, तो फिर तो जो साहिल आने वाला है वो तो बेचारा वैसे ही ख्वार हो जाएगा। अब वहां पर बैठे हुए शख्स की या ट्रेनिंग की गई है कि क्या साइबर क्राइम की एप्लीकेशन आई है तो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट बंदे को ही एप्लीकेशन फॉरवर्ड, पढ़े लिखे बंदे को जो ज्यादा समझदार है, ज्यादा तजर्बा रखता है इस काम में, उसे फॉरवर्ड की जाए। बल्कि कॉपीराइट में बहुत सारी चीजें आती हैं, कॉपीराइट में बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं और फॉरवर्ड कर दी जाती है, एक रैंडमली किसी को फॉरवर्ड कर दिया यार इसको भेज दो। और उसको पता अब ही उस नहीं बंदे होता को कि कॉपीराइट कॉपीराइट क्या है, कि उसका केस क्या होगा, के लॉ क्या है, इसकी तफ्तीश कैसे करनी है, ये कानून क्या है, क्या उसने उसको पढ़ा हुआ है, क्या उसके लिए एक्सपर्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं होता। मोस्टली तो यही होता है कि लोग एप्लीकेशन ले जाते हैं, फिर वही पुराना कल्चर कि जिसको मार्क किए है पहले उसको जाके खुश करना है, उसकी फीस करनी है, उसको ऑफर करनी है। बल्कि मोस्टली तो क्या होता है कि शहरों के बड़े बड़े थाने की बात कर ले, पढ़े लिखे जो एरियाज हैं, मॉडल एरियाज हैं, उनमें तो शायद ऐसा नहीं होता होगा। देखिए जो रूरल एरियाज है वहां पर तो ये चीज आम है
उसने वही पुराना कल्चर पुलिस इमरान, वाले का तफ्तीश का लाहौर की अगर हम बात करें ना, तो लाहौर में भी यही कुछ होता है। एप्लीकेशन के बाद लोगों को जलील किया जाता है कि मुहर्रर के पास चले जाएं, मुहर्रर कहता है कि आप इस दिन आइएगा, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। लोगों को तो जलील किया जा रहा है ना। जलील होने की वजह है ना, एक देखिए, आप जब लोगों को अवेयरनेस नहीं देते, आम आदमी को अवेयरनेस ही नहीं है। अब एक आम आदमी थाने जाता हुआ डरता है, तो वो एप्लीकेशन दे के इस पूरे झंझट में, प्रोसेस में पूरी कोशिश करता है कि मैं थाने ना जाऊं, मेरा मसला बाहर ही हल हो जाए। जब बाहर मसला हल नहीं होता, मजबूरन अगर वो थाने जाता है या जज्बात में आकर थाने चला जाता है, जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो थाने चला जाता है। तो तब थाने जाता है ना, तो उसको अंदर एक अलग ही दुनिया नजर आती है। मोस्टली ये होता है कि बहुत सारे लोग जब एप्लीकेशन देकर थाने जाते हैं और 2-3 चक्कर लगाते हैं, वो बाद में पछताते हैं कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं पुलिस स्टेशन आ गया हूं, मैं तो मामला किसी बार चौधरी को देके, किसी नंबरदार को देके, तो मैं रफा मामला तो दफा वही हल करा करवा देते। सकता था। हालांकि ठीक है, 24 लेकिन 24 जब वो घंटों के अंदर अंदर एसएचओ को रिपोर्ट देनी होती है, और अगर एसएचओ रिपोर्ट नहीं देता तो फिर वो एसपी को मार्क हो जाती है, फिर भी लोगों को जलील किया जाता है। एग्जैक्टली तो जब आप उस आने वाले साइल को खार करेंगे, उसको ज्यादा चक्कर लगवाएंगे, बजाय आप मुलजिम के पीछे भागने के, आप 3-4 दफा मुद्दई को बुलाना शुरू कर देंगे, तो मुद्दई बेचारा क्या करे? मुद्दई कहेगा यार, ना तो मुलजिम पकड़ा जा रहा है, ना मुलजिम की तरफ जाया जा रहा है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि जिस तरह हम थानों में जाते हैं और जिस तरह से एज ए जर्नलिस्ट हमें भी ट्रीट किया जाता है। देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं और हमें पता है कि लॉ क्या है, उसके बावजूद हमें गोलियां दे दी जाती हैं, हमें टरखा दिया जाता है, जी आज मेरी फलां धरने के अंदर ड्यूटी है, आज ही वजीर आला साहब आ रहे हैं, आज वजीर आजम आ रहे हैं, आज ही जलसा हो रहा है। हमें तो लोग मिलते नहीं है। जब हमें लोग मिलेंगे नहीं, हमें थानों में जब अफसरान ही नहीं मिलेंगे, तो तफ्तीश का दायराकार क्या होगा और किस तरह से तफ्तीश का दायराकार आगे बढ़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑपरेशनल चीजों को तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है। एक बंदे ने एफआईआर काटी और एफआईआर काटने के बाद हवाले कर दी ऑपरेशनल में, ऑपरेशनल वाले ने थोड़ी सी तफ्तीश की, तफ्तीश के बाद पकड़ा दिया इन्वेस्टिगेशन वाले को। अब इन्वेस्टिगेशन वाला भी बहुत बड़ा अफसर है। अब देखें, यहाँ तो आप इन्वेस्टिगेशन के जो लोग हैं उन्हें फ्री रखें, ताकि जिसके पास तफ्तीश आ रही है वो उस तफ्तीश को आसानी से कर सके। आपने आगे से उसकी भी ड्यूटियां लगाई नहीं, किसी को प्रोटोकॉल अफसर के पास प्रोटोकॉल लगा दिए, किसी का किसी बड़े एमएनए एमपीए के साथ, या किसी को ऐसी ड्यूटी आपने लगा दी है कि वो अवेलेबल ही नहीं होता। मोस्टली क्या होता है कि आप जब से छुट्टी देनी शुरू की है पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों के पास बड़ा आसान सा बहाना है कि जी मेरी तो आज ऑफ है, मैं घर पर हूँ। हालांकि तफ्तीश करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसकी छुट्टी का है की ऑपरेशन बंदे की, तो समझ छुट्टी में आती है अगर कि एक ऑपरेशन इमरान, अगर छुट्टी होती भी है तो वो किसी और ऑफिसर की जिम्मेदारी लगा देना कि मेरे मुद्दई नहीं आना है या साइलिन नहीं आना है, उसको देख लिया जाए, ताकि वो जब पुलिस स्टेशन में आए तो वो जलील ना हो, खवार ना हो। तो मान लेते हैं आप वाली ही बात कि अगर फर्ज करें पुलिस के मुलाजिम भी इंसान है, उनको भी छुट्टी चाहिए, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उन्होंने भी घर जाना है, ओके अच्छी बात है, उनको भी मेंटल स्पेस चाहिए। लेकिन क्या वो अपना एक चार्ट बनाकर जाता है कि मेरी वीक में इस दिन ऑफ है, मेरे पास इतने केसेस हैं, तो मैंने जब मुद्दई और मुलजमान को बुलाना है तो मैंने उनका एक रोस्टर जारी करना है, उनको मैसेजेस करना है। वैसे तो वो उनको अगर तफ्तीश के लिए कोई टेक्निकल चीजें चाहिए होती हैं, वो तो डंडा दे के भी ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है लोगों की हाजिरी के हवाले से, तब तो उन्हें याद नहीं रहता। मुद्दई पीछे भाग रहा होता है, मुलजिम जिसका नाम होता है एफआईआर में वो पीछे भाग रहा होता है कि सर आप कहाँ हैं, मैं थाने में हूँ। कहता है यार करो, आ गया जी मेरी ऑफ सी, मैं सारी बनती है कि वो जब घर जाए तो बता के जाए उस तफ्तीश जिसकी तफ्तीश उसके पास है कि मैं आज जा रहा हूँ, कल आऊंगा और आप कल आइएगा। मतलब आप एथिकली भी इतने वीक हो चुके हैं कि आप ना मुद्दई को इंसान समझते हैं, ना मुलजिम जिसके ऊपर इल्जाम है उसको इंसान समझते हैं। मैंने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, आप उस जिम्मेदारी को अगर पूरा नहीं कर सकते तो भाई फिर आपको इस डिपार्टमेंट में रहने का भी कोई हक नहीं। आप फिर इस्तीफा दें, और किसी इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार कर रहे हैं, आप उनको उनके मौका सपोर्ट दिया जाए। करेंगे काम। अब पुलिस डिपार्टमेंट में तो पढ़े लिखे लोग अब ज्यादा आ चुके हैं, और माजरत के साथ मुझे सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि जो सीएसएसपी ऑफिसर्स हैं, जो कि एक मुकाबले का इम्तिहान पास करके आके डीएसपी एसपी पे बैठ जाते हैं, ना उनके पास कोई इतना तजुर्बा होता है कि वो एक एफआईआर की नौयत को समझ सके। उनके पास ये तजुर्बा होता है कि वो किसी अगर डिपार्टमेंटल को केस आ गया है, उसके पास कॉपीराइट का केस आ गया है, या कोई एफआईआर साइबर में केस आ गया, उसको शुरू में तो यही समझ नहीं होती कि एफआईआर है क्या चीज। और वो फिर ऐसे बैठा था जैसे अब तक बिल्कुल ऐसे ही एसी वाले कमरों में बैठ के अवाम को खवार किया जाता है, जलील किया जाता है ना। वो
करते हैं, वो ऐसे ट्रीट करते थे पाकिस्तान बनने से पहले 1947 में अंग्रेज बुला लिया करते थे हाँ मज़ारों को, ऐसे और ही। चौधरी बुला लेते थे, सामने बिठाते थे और चौधरी की तरह ऑर्डर करते थे वो कि जनाब उनकी जरा आवभगत की जाए, और वही उनका गोरों वाला स्टाइल, वही उनका सही। तरीकेकार। और भाई तुमने मुकाबले का इम्तिहान पास किया, तुम पढ़ के आए हो, मेहनत करके आए हो, तो प्रैक्टिकली भी अल्लाह सीखो जाके। तुम, मैं माजरत के साथ, ये चाहे जहां मर्जी है अल्फाज चले जाए, एसएसपी और एसपी लेवल के लोग से ज्यादा समझदार एक थाने का जो मुहर्रर होता है ना, वो वो ज्यादा उस एसपी से और एसएसपी से ज्यादा समझदार होता बिल्कुल है। ऐसे ही क्यों इमरान। कि जितना ऑपरेशनली जितना वो समझ चुके होते हैं इन चीजों को, शायद इनको जो एसी के कमरे में बैठना है, एसी की गाड़ी में आना है, एसी के घर में जाना है, उनको क्या अंदाजा हो कि जो मुहर्रर बैठा है वो तो मोहल्ले में से पंखा भी किसी से बे- अपने रोब और दबदबे से लेकर और आता, खरीद कर उनको ही तो लेके बैठ आता। इमरान पंखा क्या, उनको बैठने के लिए कुर्सियां भी दस्तयाब नहीं होती हैं अपने कमरे में बैठने के लिए। मुझे याद है कि मैं एक दफा खाने में गया तो मैंने उनसे पूछा कि ये अलमारी कहाँ से आई है, हम्म। ये आपके पास पानी वाला कूलर कहाँ से आया, ये आप पेट्रोल कहाँ से डलवाते हैं। उन्होंने कहा जी कुछ मत पूछे, ये सारा हमारे इर्द गिर्द जो लोग मुखैर हजरात हैं ये वो हमें देते हैं। जब आपके थाने का सिस्टम मुखैर हजरात चलाएंगे, आपकी गाड़ियों में पेट्रोल मुखैर हजरात डलवाएंगे, तो फिर आप मुझे ये बताएं उन मुखैर हजरात का या उस शख्स का जब केस को थाने में आएगा तो प्रोटोकॉल किसको मिलेगा, सही कुर्सी पे कौन बैठेगा और जमीन पे कौन बैठेगा। मैं फिजिकली इन चीजों को देख चुका हूँ। सही मतलब अगर सही मैं भी ठीक किसी है केस ठीक में, है इमरान, बात यहाँ पर लंबी होती जाएगी, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हुआ जाता है। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा और हम लोगों ने आपको थोड़ा अवेयर करने की कोशिश की कि एफआईआर कैसे हो सकती है, एप्लीकेशन और एफआईआर में क्या फ़र्क होता है। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पान।